1972 में वाशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकार वुडवर्ड और बर्नस्टीन ने एक मामले की तहकीकात की और वाशिंगटन पोस्ट में खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित करने के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया, उसकी प्रतिक्रिया हुई और जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जांच की तो पता चला कि साहब ये बहुत बड़ा स्कैम है। और उस स्कैम में पता चला जो उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन है, उनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट निकल कर आया। डेमोक्रेटिक पार्टी का हेडक्वार्टर चूंकि वाटरगेट नामक जगह पर था, इसलिए इस घटना को वाटरगेट स्कैम के नाम से जाना गया। जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जांच की और रिचर्ड निक्सन का इन्वॉल्वमेंट निकल के आया कि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कई चीजें मैनेज की हैं, तो इस आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का निर्णय संसद में वहां की लिया गया। अब जब यह निर्णय लिया गया तो रिचर्ड निक्सन ने उचित समझा कि इम्पीचमेंट को फेस करने की जगह उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। कहने का मतलब कि ये ऐसी घटना थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह की एक घटना मैं आपको इंडिया की सुनाता हूं। हुआ क्या कि ये बात है 1981 की। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार एश्विनी सरीन, उस दौरान इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादक थे वो अरुण शौरी जी थे और अरुण शौरी जी के नेतृत्व में वो समाचार पत्र निकल रहा था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की और उसमें जो उनके पत्रकार हैं एश्विनी सरीन, उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे लाइव स्टोरी करने के लिए जो धौलपुर जगह है राजस्थान में, वहां से एक कमला नामक महिला को, मिड एज की जो महिला थी, उसको 2300 रुपए में खरीदा। 2300 रुपए में खरीदने के बाद वो दिल्ली लाए और दिल्ली लाने के बाद उन्होंने अपनी स्टोरी ब्रेक की और ये बताया कि किस तरीके से महिलाओं की खरीद फरोख्त पूरे देश में की जाती है और उसके बाद जो है एक ये जबरदस्त तरीके से माइलस्टोन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में साबित हुआ। जी हां, मैं जो आज जिस विषय पे बात कर रहा हूं वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी खोजी पत्रकारिता। मित्रों, वास्तव में पत्रकारिता का यदि चार्म है कहीं तो वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी रिपोर्टिंग की विधा है जो रिपोर्टर को, समाचार पत्र को नेम फेम सब दिलाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी कौन सी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कोई खतरा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और स्टिंग ऑपरेशन में क्या अंतर है, और कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बडिंग जर्नलिस्ट को और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक ऐसा जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का एक ऐसा बहुत ही कहना चाहिए एडवेंचरस वर्क है, प्लस बहुत रिस्की वर्क है, जिसे करने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटी जो है रिपोर्टर के अंदर होना चाहिए, विशेष सावधानियां होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं विभिन्न मुद्दों पर आज बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते किसे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में निसंदेह उसकी कुछ रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, शिक्षा की रिपोर्टिंग करते हैं या कोई और सामान्य रिपोर्टिंग करते हैं, कमोबेश हर तरह की रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें हमें निसंदेह बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो इन डेप्थ रिपोर्टिंग करना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना, ये सभी चीजें जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में, जिस तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम करती है
सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करती है, जितने साक्ष्य हैं उनसे बातचीत करती है, उनका इंटरव्यू करती है, साक्षात्कार करती है, उसी तरीके से रिपोर्टर को अपना पूरा काम एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह ही करना होता है। अब इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसकी थोड़ा रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। अलग क्या है? उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर को जो है जब थॉट प्रोसेस होना चाहिए, रिपोर्टर की जो सोर्सेज होने चाहिए वो इतने रिलायबल होने चाहिए कि उसकी जो सूचना हो उस पर भरोसा किया जा सके। क्योंकि है क्या कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है वो बहुत कुछ निर्भर करती है साक्ष्यों और सोर्सेस पर। वैसे तो कहा यह जाता है कि बेस्ट रिपोर्टर वो है जिसके मैक्सिमम सोर्सेज हो और उन सोर्सेज का जो रिपोर्टर है वो अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जरूरी है कि सोर्सेज तो हो। खाली सोर्सेज की भरमार होने से बात नहीं बनेगी। सोर्सेज ऐसे हो जिन पे आप भरोसा कर सकें, क्योंकि सोर्सेज भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ रिलायबल सोर्सेज होते हैं, कुछ अनरिलायबल सोर्सेज होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास सोर्सेज ऐसे हो जिन पे आप ज्यादा भरोसा कर सकें, तो आप जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जा सकते हैं। कोई भी खबर करने के लिए आपको काफी समय देना पड़ता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में समय आपका किसी स्टोरी को करने के लिए हो सकता है वो 1 सप्ताह में पूरी हो जाए, 15 दिन में हो, 1 महीने में हो, 1 साल लग जाए। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए काफी समय लग सकता है। दूसरी बात, खतरा, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करते हैं, साक्ष्यों को एकत्र कर रहे होते हैं, आप अपने सोर्सेज से संपर्क कर रहे होते हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे होते हैं, तो खतरा तो इन्वॉल्व होता है। देखिए, मैं अभी पहले आपको अश्विनी सरीन की जो रिपोर्टिंग की बात बता रहा था, जिन्होंने कमला नामक महिला को खरीदा और खरीदने के बाद जो है खबर प्रकाशित की। उसी तरीके से अश्विनी सरीन ने एक काम और किया था कि उन्होंने जानबूझ के एक छोटा सा अपराध किया और अपराध करने के बाद वो जेल गए। तिहाड़ जेल जाने के बाद उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया और जो जेल के अंदर की अव्यवस्था है और जो कैदियों के साथ होने वाला जो व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार है, उसको भी बाकायदे एक श्रृंखला के माध्यम से अपने समाचार पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया। अश्विनी सरीन ने जब कमला नामक महिला को खरीदा तो उन्होंने उस मामले में इतनी गोपनीयता बरती कि इस बात की जानकारी जो उनकी पत्नी गायनाकोलॉजिस्ट थी उसको भी नहीं थी। यहां तक कि जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं उनके अलावा जो उनके प्रोपराइटर हैं रामनाथ गोयनका जी, उनको भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जब तक वो खबर के रूप में प्रकाशित नहीं हो गई। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आपको गोपनीयता बरकरार रखनी है, क्योंकि उसमें खतरा है और खतरे को समझना है। उस रिस्क को समझते हुए गोपनीयता बरकरार रखनी बहुत जरूरी है। तो अब कई बार क्या होता है कि एक तो हो गई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, दूसरी बात हो गई स्टिंग ऑपरेशन। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन, तो हमारे मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है और स्टिंग ऑपरेशन है, क्या वो एक ही चीज है या इन दोनों में फर्क है? तो मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें और स्टिंग ऑपरेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? जैसे कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें हमें जो है मेनली मीडिया के द्वारा किया जाता है, जो सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जो स्टिंग ऑपरेशन है वो किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी के माध्यम से भी किया जा सकता है और मीडिया का व्यक्ति भी उसे कर सकता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग जरूरी है, उसका इंडिविजुअल के बारे में जानकारी इकट्ठी करना साक्ष्य के साथ। लेकिन यहां डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। इसी तरीके से जो
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट में चीजों का होना बहुत जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस होना जरूरी है, लेकिन यहां इंडिविजुअल पर भी स्टिंग ऑपरेशन में फोकस किया जा सकता है। और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसमें इन डेप्थ रिसर्च वर्क बहुत आवश्यक है, जबकि स्टिंग ऑपरेशन में संभव हो कि इन डेप्थ रिसर्च वर्क ना हो। हालांकि कुल मिला के देखा जाए तो दोनों की जो करने की प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन जो उसका उद्देश्य है और जो उसके करने वाले लोग हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है, जिसे समझने की जरूरत है। भारत में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जनक रूसी करंजिया को माना जाता है। रूसी करंजिया ब्लिट्ज अखबार को उन्होंने 1941 में निकाला था और यह पहला टेबलॉइड अखबार था। और जो ब्लिट्ज अखबार है उसकी एक अलग पहचान थी, वो ना तो उनको झुकना था ना दबना था, कई ऐसी चीजें थी जो उन्होंने खोजी पत्रकारिता के मानक पर रखते हुए उनको प्रकाशित किया। और यह अखबार मूलतः अंग्रेजी में निकलता था, हालांकि इसका हिंदी, उर्दू और मराठी एडिशन भी निकलता था। हालांकि यह अखबार 1990 के दशक में बंद हो गया। अब मैं आपसे कुछ भारत में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के उदाहरण हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। कुछ चर्चित मामले हुए 1987 में द हिंदू समाचार पत्र ने बोफोर्स तोप स्कैम को उजागर किया था। बोफोर्स तोपें जो खरीदी गई थी स्वीडन से, उसमें जो दलाली दी गई और जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट और जो रक्षा के वो हैं दलाल हैं उनके बीच में जो लेन देन हुआ उसको लेकर के स्कैम को उजागर किया गया। और उसके बाद जो है जब 1989 में भारत में चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उस दौरान जो तत्कालीन सत्ता में पार्टी थी कांग्रेस, उसको सत्ता से जाना पड़ा। ये इसका इम्पैक्ट है जब ये ऐसी स्टोरी छपती हैं। दूसरा प्रमुख उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको तहलका ऑपरेशन का। तहलका ऑपरेशन वेस्ट एंड 2021 के नाम से हुआ, जिसमें जो रक्षा के जो उपकरण हैं खरीदे जाते हैं उसमें अधिकारियों, नेताओं और दलालों के बीच जो सांठगांठ होती है उस नेक्सस को उजागर किया गया। और इसके चलते जो उस समय के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज, उनको जो है अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। और इसी तरीके से एक और सीमेंट घोटाले की मैं यहाँ चर्चा करूंगा। सीमेंट घोटाला 1981 में इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र ने छापा, जिसमें जो सरकारी कोटा सीमेंट का आवंटित किया जाता था उसमें जो धांधली की गई उसको उससे उजागर किया गया और उस पर भी बहुत बड़ा एक्शन हुआ। इसी तरीके से 2011 में नीरा राडिया टेप कांड के बारे में हम लोगों ने सुना। एक ओपन पत्रिका है, मैगजीन है, जिसने इस मामले को प्रकाशित किया कि किस तरीके से एक लॉबिस्ट जो पीआर कंपनी चलाती है वो जो है अधिकारियों, कॉरपोरेट हाउसेस, पत्रकारों के बीच लॉबिंग करती है और उसके संवादों को बाकायदे रिकॉर्ड किया गया। और जब वो रिकॉर्ड किया गया और वो जब खबरें आई तो उसमें काफ़ी हंगामा हुआ और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हुई और एक्शन हुआ और नीरा राडिया जेल गई और भी कई पत्रकार और अधिकारी उनको भी उसका जो है सामना करना पड़ा और अभी भी वो मामला अदालत में चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट मीडिया का युग है, क्या उस युग में भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना संभव है? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं एक घटना आपको 2022 की बताता हूं, जो आज डिजिटल एरा में भी किस तरीके से एक डिजिटल मैगजीन ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। एक अनडार्क पत्रिका है जिसने चंडीगढ़ की एक खबर प्रकाशित की, जिसमें बताया कि जो है वहां के जो सफाई
कर्मचारी हैं उनको जो है जीपीएस इनेबल्ड स्मार्ट वॉच दी गई है और उस स्मार्ट वॉच में कैमरा लगा है, कॉलिंग का प्रोविजन है और उनको बाकायदे ट्रैक किया जा सकता है। और इस तरीके से जो कर्मचारी है जहां भी जाएगा वहां से साक्ष्य के तौर पे फोटो खींच करके भेजेगा, कॉल करेगा, तो और ये देखा जा सकता है कि उसने कितने समय तक काम किया। और इसी तरीके से इस पत्रिका ने यह भी दावा किया कि ये मामला सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं है, पंचकुला, नवी मुंबई, इंदौर और थाने जैसे शहरों में भी कर्मचारियों को इस तरीके की स्मार्ट वॉच दी गई हैं जिससे उनकी ट्रैकिंग की जाती है। कहने का मतलब कि ये उनके एक तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात थी जिसको लेकर के ये खबर प्रकाशित की। तो कह सकते हैं कि इस डिजिटल एरा में भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग किसको करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग एक ऐसी एडवेंचरस रिपोर्टिंग है, इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग है जो रिपोर्टर को बहुत ही आकर्षित करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हर रिपोर्टर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही रिलायबल सोर्सेज चाहिए, भरोसेमंद सोर्सेज चाहिए, अच्छे सोर्सेज चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन करने और उनके वेरिफिकेशन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप में चीजों को गोपनीय रखने की भी क्षमता होना चाहिए। साहसी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके अंदर साहस नहीं है तो आप ऐसे जो खतरनाक मुद्दे हैं जिसमें सत्ता इन्वॉल्व है, जिसमें ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है, जिसमें माफिया इन्वॉल्व है, ऐसी चीजों को एक्सपोज करना आसानी नहीं है। लेकिन यदि आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं और आप जो है ऐसे एडवेंचरस काम करना चाहते हैं तो निसंदेह आप कर सकते हैं। छोटी छोटी सावधानी के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने अखबार का, अपने चैनल का, अपने आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम रोशन कर सकते हैं, आप खुद भी नाम कमा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें पूरे ईमानदारी के साथ करें, अपने संपादक को पहले ही जो है विश्वास में लें, सभी के साथ इस तरीके की सूचनाओं, खबरों की शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। और एक और बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कानूनी पहलू की जानकारी अवश्य कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरीके से करते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि कानून के वायलेशन करते समय आप खुद उसके चपेट में आ जाए। हालांकि जितने भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं उन सब को कहीं ना कहीं कानून का भी वायलेशन करना पड़ता है, कई बार अपनी आइडेंटिटी भी छिपानी पड़ती है, कई बार जो है बहुत सारी जानकारी को गोपनीय रखना पड़ता है। तो यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निसंदेह आप इस फील्ड में बहुत ही मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। मैंने आज आपसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रियाएं मेरे पास आ रही हैं, इस लिंक में आप जो प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे फोन करके बताते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हैं, उससे मुझे अपने आगामी वीडियो में सुधार करने का मौका मिलता है और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।